और चीन के बीच समझौता, मायने चीन ने कहा और भारत ने सुन लिया, ऐसा नहीं है। भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन को कड़ी टक्कर दी है। इस कूटनीतिक रस्साकसी और तनाव के बीच चीन को भारत के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे साबित होता है कि दृढ़ रहने, मोल भाव की ताकत बनाने और सख्त बातचीत करने से चीन जैसे आक्रामक पड़ोसी को पीछे हटने पर मजबूर भी किया जा सकता है। यह एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद, विशेष रूप से देपसांग और देमचोक क्षेत्रों में गश्त के अधिकारों पर केंद्रित है। चीन ने 2020 से देपसांग के मैदानों में करीब 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और देमचोक में 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारत की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था, जिसे भारत ऐतिहासिक रूप से अपना क्षेत्र मानता है, जिस पर चीन का तर्क था कि ये मसले 2020 के गतिरोध से पहले के हैं, इसलिए इन्हें विरासत के मुद्दे मानकर अलग से सुलझाया जाना चाहिए। हालांकि भारत ने जोर देकर कहा ये सभी मुद्दे मौजूदा गतिरोध का हिस्सा है और इन्हें हल किए बिना बीच का रास्ता नहीं निकल सकता। चीन ने देपसांग के बोटलनेक जैसे सक्रिय रास्ते पर अपनी मिलिट्री तैनात कर दी थी, जिससे भारतीय सैनिकों के लिए पेट्रोलिंग मुश्किल हो गई थी। वहीं देमचोक में विवाद का क्षेत्र छोटा था, लेकिन यहाँ मुद्दा सिद्धांत का था। भारत ने स्पष्ट किया कि चीन ने जिन 2 पेट्रोलिंग पॉइंट तक पहुंच रोकी है, वहां 2020 से पहले की स्थिति में आकर भारत की पहुंच बहाल किए बिना समझौता मंजूर नहीं होगा। इसके अलावा सिंधु नदी और चार्डिंग नाले के पार स्थानीय लोगों की पारंपरिक चारागाह भूमि तक पहुंच का मुद्दा भी कम महत्व का नहीं था, क्योंकि चीन इन वाटर बॉडीज के किनारे एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को अपने हक में पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने 2022 में समझौते से इनकार कर दिया था। तब से दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। चीन ने पैंगोंग त्सो झील की तर्ज पर देपसांग और देमचोक भी एक नॉन पेट्रोलिंग जोन बनाने का सुझाव दिया था। हालांकि भारत ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था कि इन दोनों स्थानों में विवादित क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा है। ऐसा जान पड़ता है कि 2023 तक चीन का रुख नरम पड़ने लगा था और जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले समझौता होने की संभावना थी। हालांकि चीन संभवतः पीएलए के दबाव के कारण अंतिम समय पर पीछे हट गया। भारत अपने रुख पर कायम रहा और 1 साल तक इंतजार करता रहा। इस दौरान भारत ने पूर्वी क्षेत्र यांगसे और असाफिला जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत कर लिया, जिससे चीन पर दबाव बढ़ गया। अंततः चीन को झुकना पड़ा और एक समझौते के लिए राजी होना पड़ा। हालांकि भारतीय सेना अभी भी सावधान है, क्योंकि इस तरह के समझौतों का पालन जमीनी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यही कारण है कि भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि समझौते को जमीन पर कितना लागू किया गया है, इसकी पड़ताल होती रहे। अन्य विवादित स्थानों की बात करें तो वहां नो पेट्रोलिंग प्रिंसिपल अभी तक लागू है। यह मोटे तौर पर 1986-87 में वांगडुंग घटना को सुलझाने का ही मॉडल था। बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने ऊंचाइयों से अपनी सेनाएं वापस ले ली थी। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1988 में चीन यात्रा हुई। यह पृष्ठभूमि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस यात्रा से बातचीत शुरू हुई, जिसके कारण 1993 में सीमा शांति और सद्भाव समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद 1996 में सैन्य विश्वास निर्माण समझौता हुआ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक अपरिभाषित और अचिह्नित सीमा को लेकर मतभेद हिंसक टकराव का रूप न ले। हालांकि चीन ने 2020 में भारत की उत्तरी सीमाओं पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर इन समझौतों और कई संबंधित प्रतिबद्धताओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया था। चीन ने इन समझौतों में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया, जिसके तहत एलएसी पर किसी भी अतिरिक्त सैन्य गतिविधि की सूचना दूसरे पक्ष को पहले से दी जानी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण इरादे को दर्शाता है, जैसा कि गलवान घाटी में हुई हिंसक टकराव में भी देखा गया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इसलिए सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी का पहला काम ऐसे परिचालन सिद्धांतों पर एक समझौता करना होगा, जिसका पालन दोनों पक्षों के सैनिकों की तरफ से शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, जब तक कि ये अंतिम समाधान नहीं मिल जाता।